तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, महेश वर्णवाल जी की जो ज्योग्राफी की बुक है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये पार्ट बी जो है इस बुक में दिया हुआ है, जिसमें अंतर्जात बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम देखेंगे। सो चैप्टर नंबर 5 है। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और इस बुक को यूपीपीसीएस का जो आपका एग्जाम है 14 मई को, उससे पहले कवर अप करने का टारगेट है। सो अगर आप लोग पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वाले वीडियो के लिंक को जल्दी से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक पर लगाएं, ताकि जितने साथी हैं आपके सब इस बुक को हमारे साथ यहाँ पर कवर अप कर पाएं। यहाँ पर ये वाली बुक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कवर अप कर लेंगे दैट मीन्स आपने ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपने कवर अप कर लिया। करंट वाली जो ज्योग्राफी है उसके लिए आपका एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले एक वीडियो आएगा, उसमें कंप्लीट आपका जो ज्योग्राफी इन करंट रहा है यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर अप किया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। अब ये जो अंतर्जात बल है या फिर एंडोजेनिक फोर्सेज हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ के बारे में आपको एक चीज़ पता है कि अर्थ भैया रोटेट कर रही है, ठीक है। अब रोटेट कर रही है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो अर्थ के जो अलग अलग पठार हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो सब कुछ अपनी जगह पे स्ट्रेटिंग है, अर्थ घूम भी रही है, लेकिन उन पर किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? तो इससे ही रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी आगे चलने वाली हैं। ये क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब इसको सोचते रहिएगा कि कैसे ये हो रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर हमारा ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारे क्वेश्चंस आपके जो आप दिमाग में उपजते चले जाएंगे, वीडियो के साथ में वो ख़त्म होते चले जाएंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेज हैं जो अर्थ पर काम करते हैं, अर्थ की सतह पर काम करते हैं। बेसिकली 2 फोर्सेज होते हैं, एक होता है आपका एंडोजेनिक और दूसरा होता है एक्सोजेनिक, ठीक है। जब हम बात करते हैं एंडोजेनिक या फिर अंतर्जात बल की, दैट मीन्स कि पृथ्वी जो है हमारी, उसके अंदर से बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है। जब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक की, यानी कि हम बात कर रहे हैं बहिर्जात बल की, जो कि बाहर से लग रहा है अर्थ की सरफेस पे। जहां हम रहते हैं वो है आपका क्रस्ट, ठीक है। अब इस क्रस्ट पर आप देखते होंगे मतलब अलग अलग तरीके की भू आकृतियाँ बनी हुई हैं। कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर पूरा सागर फैला हुआ है, कहीं पर नदियां बह रही हैं, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर पठार बना हुआ है। ये जो सब कुछ बना, ये एग्जैक्टली बना कैसे? समझ रहे हैं? इसी को बस हमें समझना है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी? अंतर्जात बल की, या फिर हम बात कर रहे हैं एंडोजेनिक फोर्स की। जो अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे हम क्या? अंतर्जात बल या फिर एंडोजेनिक फोर्स। अब ये फोर्स जैसे ही आपने सुना होगा, आपके दिमाग में एक चीज़ आया होगा, यार ज्वालामुखी को जो हम देखते हैं तो ज्वालामुखी में क्या होता है? ज्वालामुखी में अंदर से जो पूरा मैग्मा होता है वो बाहर आता है, ठीक है। और ये जो मैग्मा बाहर आता है, बाहर आकर फैल जाता है, और बाहर मतलब इसको लावा बोलते हैं, अंदर साइड में रहता है, तब क्या बोला जाता है? मैग्मा बोला जाता है। अब यहाँ पर जब ये फैल जाता है अर्थ की क्रस्ट पर, तो ये अलग अलग तरीके की लैंडफॉर्म क्रिएट करता है। समझ रहे? मैंने बोला ये लैंडफॉर्म क्रिएट करता है, यानी कि ये कैसा है? कंस्ट्रक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंस्ट्रक्टिव फोर्स। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे कि एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा उसमें कि अंतर्जात और बहिर्जात दोनों प्रकार के बल जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव फोर्स हैं, निर्माणकारी फोर्स हैं, ठीक है, बल हैं। उस टाइम पर याद रखिएगा सिर्फ अंतर्जात बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स जो है वो तो कैसा है आपका? जो एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स है। जबकि अगर हम बहिर्जात बल की बात कर रहे हैं, अब जैसे बहिर्जात बल का क्या मतलब है? भैया रिवर है, ऊपर हिमालय से बह रही है, अब धीरे धीरे प्लेन पर आई, तो वो साइड में जो प्लेन है, ठीक है, जो मैदान है, उसको काटती हुई जाएगी। पत्थर है, पत्थर के ऊपर से जाएगी, उसको रगड़ती हुई जाएगी, मतलब धीरे धीरे इरोजन क्रिएट करेगी। क्या करेगी? इरोजन। दैट मीन्स वो क्या कर रही है? वो अपने आसपास का जो लैंडफॉर्म है उसको डिफॉर्म कर रही है, उसको मतलब डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह काम कर रही है, विनाशकारी बल की तरह काम कर रही है। जहां अंतर्जात बल कंस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह काम करता है, वहीं जो बहिर्जात बल होता है ये कैसा होता है आपका? डिस्ट्रक्टिव फोर्स। ये मेन बात थी अभी तक जो आपने पढ़ी कि 2 प्रकार के बल होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। पेशेंस के साथ पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पीसीएस के एग्ज़ाम से पहले पूरी बुक कवर अप हो जाएगी, सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे हम बात करते हैं इसमें
अभी स्टार्टिंग में हमने इस बारे में बात करी कि पृथ्वी भाई घूम रही है, ठीक है, और उसके जो ऊपरी भाग है, जो हमारी क्रस्ट है, इसके ऊपर कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, फिर भी ये संतुलन में है। सो ये जो बैलेंस बना हुआ है, इसके लिए ज़रूरी क्या है, एक मैकेनिकल बैलेंस होना चाहिए, कि यांत्रिकीय जो संतुलन की दशा है वो होनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं ना कि अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक अंदर की तरफ से लग रहा है और एक लग रहा है बाहर की तरफ से, अगर दोनों फोर्सेस बराबर होंगे उस कंडीशन पे क्या होगा, सब कुछ स्टैटिक रहेगा, संतुलन की दशा होगी। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से हमारी जो अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, चाहे वो पठार हो गए, चाहे माउंटेन्स हो गई, चाहे लेक्स हो गई, अब ये सब कुछ अपनी जगह पर बनी हुई हैं, और उसका रीज़न ये है कि एक मैकेनिकल संतुलन की स्थिति बनी रहती है। अब ये जो मैकेनिकल संतुलन की स्थिति है, इसी को बोला जाता है आइसोस्टेसी। क्या बोला जाता है? आइसोस्टेसी। सबसे पहले एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डटन, सी डटन। इन्होंने ये मतलब जो वर्ड था आइसोस्टेसी, इन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो एग्जामिनेशन में ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये 1889 में, ठीक है, 1889 में इन्होंने ये वर्ड दिया आइसोस्टेसी। अब आइसोस्टेसी का एग्जैक्टली मतलब क्या है? स्टेट ऑफ बैलेंस, यानी कि संतुलन की दशा। अब यहाँ पर हम भू संतुलन की दशा के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, इसमें क्या है? पर्वत, पठार, ये सब कुछ है। और जो निचला भाग है, मतलब निचले भाग में समुद्र है, झील है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर चीज़ें आएंगी ना। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं पर्वत की बात कर रहे हैं, या फिर माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर हो गए, झील यहाँ कहीं नीचे हो गई, तो ये ऊपरी भाग, ये निचला भाग। अब एक संतुलन बना हुआ है। ये संतुलन कैसे बना हुआ है, इसी सब के बारे में यहाँ पर हमें देखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये दो लोग हैं जिनकी संकल्पना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें यहाँ पर याद रखनी है। पहले है यहाँ पर एरी। अब एरी ने क्या बोला? एरी की बात यहाँ पर समझिए। इन्होंने बोला कि विभिन्न ऊंचाई वाले समान घनत्व के, इन्होंने क्या चीज़ बोली है कि डेंसिटी जो है वो समान रहेगी, के स्तंभ असमान गहराई में प्रवेश कर संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला क्या, कि घनत्व समान रहेगा लेकिन असमान गहराई रहेगी। जैसे ये आप यहाँ पर पिलर्स देख रहे हैं, तो इसमें क्या शो करा गया है कि इन सब की डेंसिटी कैसी है? समान है, बट ये अलग अलग गहराई पर, अगर हम इसको एक लेवल मान लें, तो ये सब जो है अलग अलग गहराई पर अंदर धंसे हुए हैं। समझ रहे हैं? और इस तरीके से ये जो है एक संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो एरी वाले कंसेप्ट में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो मतलब जो ये पूरे लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, इनका जो घनत्व रहेगा वो कैसा रहेगा? समान रहेगा, लेकिन जो गहराई होगी वो असमान होगी। घनत्व समान रहेगा और जो गहराई है वो असमान रहेगी, और उसी के हिसाब से ये संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ बैलेंस में आते हैं। प्राट की बात करें तो प्राट ने इसके विपरीत एक कंसेप्ट दिया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ऊंचे स्तंभों का घनत्व कम होगा, जो ज़्यादा हाइट वाले हैं उनका घनत्व कम होगा, और जो छोटे स्तंभ हैं उनका घनत्व अधिक होगा, लेकिन नीचे जो रहेंगे वो क्या रहेगा? वो एक समान गहराई पर रहेंगे ये। सो उनका घनत्व अधिक होने के कारण संतुलन की दशा जो है वो बनी रहती है। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि डेंसिटी इक्वल नहीं होगी। याद रखिएगा, एरी ने बोला था कि डेंसिटी इक्वल रहेगी लेकिन असमान गहराई होगी। प्राट ने बोला कि डेंसिटी इक्वल नहीं होगी, ठीक है, और जो गहराई है वो इक्वल होगी। ये डिफरेंस है दोनों में। अब संतुलन, ये जो शब्द है इसका अभी हमने बात करी कि डटन ने ये वर्ड दिया था 1889 में। और डटन ने क्या बोला? डटन का कंसेप्ट भी याद रखिएगा। इन्होंने बोला कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होगा और नीचे धंसे भागों का घनत्व कैसा होगा? ज़्यादा होगा। जो भाग ऊपर उठ गया है उसका घनत्व कम होगा, जो भाग नीचे धंसा हुआ है उसका घनत्व अधिक होगा। तभी सबका भार एक क्षतिपूर्ति रेखा या समतोलोत्तल या फिर लाइन ऑफ कॉम्पेंसेशन के सहारे बराबर होगा। मतलब कि जो चीज़ ऊपर उठ गई है, जो पार्ट ऊपर उठ गया है, उसकी डेंसिटी कैसी होगी? कम होगी। जो नीचे है, नीचे धंसा हुआ है, उसकी डेंसिटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। इस तरीके से ये आइसोस्टेसी की कंडीशन को प्राप्त करेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि अंतर्जात जो ये बल हैं इसके प्रकार की। तो ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं इसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक है आपका आकस्मिक बल, जो एकदम से फोर्स जनरेट होता है। दूसरा है दीर्घकालिक संचलन या फिर पटल विरूपण बल, जो एक लंबे समय तक ये बल चलता रहता है।
अब अगर हम आकस्मिक बल की बात करें जो सडन होता है, तो अर्थक्वेक हो गया, ज्वालामुखी हो गए, भूस्खलन, ये सब कुछ एकदम एकदम से होता है। मतलब ये एक लंबे प्रोसेस के साथ में नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें दीर्घकालिक संचलन वाले जो बल हैं अंतर्जात की, तो इसमें महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल, दो के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब ये जो महाद्वीप निर्माणकारी बल हैं इसको भी फर्दर डिवाइड करा गया है दो में, अपेरोमुखी बल और अधोमुखी बल। वहीं अगर पर्वत निर्माणकारी बल की बात करें तो तनाव और संपीड़न में डिवाइड करा गया है। तनाव की बात करें तो भ्रंशन, चटकन और दरार, इसके अंदर डिवाइड करा गया है। संपीड़न की बात करें तो वलन और समवलन। अभी ये सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक ये अभी हम पूरा समझने वाले हैं कि फोल्ड क्या होते हैं, फॉल्ट्स क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो आगे बने रहिए, आगे देखते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ये एक सिर्फ बात थी कि एंडोजेनिक फोर्सेस को किस तरीके से और फर्दर डिवाइड करा गया है। सो यहाँ पर हम बात करें अंतर्जात बल में क्षैतिज संचलन में दो प्रकार के बल काम करते हैं। मतलब अगर इस तरीके से बल लग रहा है क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में, तो दो तरीके का यहाँ पर काम करेगा। एक है फोर्सेस ऑफ कॉम्पेंसेशन और दूसरा है फोर्सेस ऑफ टेंशन। टेंशन का मतलब क्या है, अगर दो बल इस तरीके से लगेंगे अपोजिट, तब यहाँ पर क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगी। कभी कागज़ का कोई टुकड़ा उठाकर देखिएगा, दोनों हाथ से पकड़िएगा और विपरीत दिशा में उन पर फोर्स लगाइएगा, तो यहाँ पर ये टेंशन की वजह से कैसा होगा, फट जाएगा, टेंशन बनती चली जाएगी इसमें। जबकि अगर हम बात करें कंप्रेशन की, सॉरी कॉम्पनसेशन में गलत बोल रहा था, इट इज़ कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर ये एक कोई मतलब मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े को आप इधर से एक फोर्स लगाएं, इधर से एक फोर्स लगाएं, सब उस कंडीशन में क्या होगा, कपड़ा जैसे अभी था तो बीच में ये उठ जाएगा, हल्का सा उठ जाएगा। जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जाएंगे बीच वाला हिस्सा जो है इसका वो कैसा हो जाएगा, उठता चला जाएगा। अगर इस तरीके से आप अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे। सेम अगर कागज़ की बात कर लें, कागज़ पर आप फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ, इसको कंप्रेस करेंगे, तब क्या होगा, बीच वाला पार्ट उठने लगेगा। इस प्रकार का बल क्या कहलाएगा, आपका संपीड़न बल कहलाएगा। अच्छा, संपीड़न से उत्पन्न बल से चट्टाने या फिर चट्टानों की परतें क्या होंगी, मुड़ जाएंगी, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसके फलस्वरूप ऊपर उठे भाग को अपनति या फिर एंटीक्लाइन और जो नीचे धंसा हुआ भाग होगा उसको सिंक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये जब यहाँ पर फोर्सेस लगे तो फोर्सेस लगने की वजह से क्या हुआ, ये मतलब आपस में ऊपर की तरफ उठने लगा, ये मुड़ने लगे, यहाँ पे मोड़ पड़ गए। अब जो मोड़ पड़े और जो ऊपर की तरफ वाला भाग है ये, इसको क्या बोला जाएगा, एंटीक्लाइन बोला जाएगा। और जो नीचे धंसा हुआ है इसको क्या बोला जाएगा, सिंक्लाइन बोला जाएगा। ठीक है, सो अभी आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो, सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को रिमूव करें और आपको जो है और अच्छे से यहाँ पर चीज़ें समझ में आए। सो यहाँ पर एंटीक्लाइन की हम बात कर रहे थे। एंटीक्लाइन आप समझिए, जो चीज़ ऊपर उठ गई उसी को क्या बोला जाएगा, अपनति बोला जाएगा। ठीक है, वलन के कारण, फोल्ड के कारण चट्टानों के ऊपर उठे भाग को क्या बोला जाएगा, अपनति के रूप में जाना जाता है। वहीं सिंक्लाइन अभी हम समझ ही गए, जो नीचे धंसा भाग है उसको क्या बोला जाएगा, अभिनति बोला जाएगा या फिर सिंक्लाइन बोला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर संपन्नति या फिर एंटीक्लाइनोरियम, इसका मतलब क्या है, जब एक वृहद अपनति यानी कि एंटीक्लाइन के अंतर्गत छोटी छोटी अपनतियाँ, छोटी छोटी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, उनका निर्माण हो। जैसा आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर क्या बन रहा है, एक एंटीक्लाइनोरियम बन रहा है। क्यों, क्योंकि एक ये फोल्ड बना, इस फोल्ड के अंदर और कई सारे फोल्ड बन गए, समझ रहे, मतलब एक जो एंटीक्लाइन है उसके अंदर भी एंटीक्लाइंस बन गए, सिंक्लाइन के अंदर और जो है सिंक्लाइन बन गए, तो उसी का मतलब है क्या, एंटीक्लाइनोरियम। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यह आकृति वलित पर्वतीय क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है। वो फोल्ड माउंटेन्स वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ पता चलती है कि एक फोल्ड बना, उस फोल्ड के अंदर भी कई सारे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन गए, उसी को बोला जाता है एंटीक्लाइनोरियम। इसके बाद सिंक्लाइनोरियम की बात करें तो सिंक्लाइनोरियम का मतलब क्या है कि एक अपनति बनी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सिंक्लाइनोरियम की कंडीशन है कि एक सिंक्लाइन बना। ठीक है, मतलब ये सिंक्लाइन बना जो नीचे वाला हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर और सिंक्लाइन बन गए, ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर भी और सिंक्लाइन बन गए, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, सिंक्लाइनोरियम या फिर संभिनति। असमान संपीड़न के कारण जब एक वृहद
अभिनति के अंदर कई छोटी छोटी अभिनतियां और अपनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उस अभिनति विशेष को क्या बोला जाता है? सिंक्लाइनोरियम बोला जाता है। चलिए इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हम यहाँ पर अब बात करते हैं किसकी? फोल्ड्स की। फोल्ड यानी कि वलन। अभी हम वलन को ही देख रहे थे जिसमें हमने बात करी थी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की, जब फोल्ड बना तो, और उसके बाद एंटीक्लाइनोरियम और सिंक्लाइनोरियम की बात करी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोल्ड की। सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से काम कर रहे संपीड़न बलों के कारण चट्टानों की जो परतें हैं, इनके मुड़ने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वलयन या फिर वलन या फिर फोल्ड कहलाती है। तो अभी आप ये चीज़ समझ चुके हैं, जो हमने कागज़ वाला एग्जाम्पल देखा था, कपड़े वाला एग्जाम्पल देखा था, कि अगर इस तरीके से फोर्स लगेगा उन पे, इसको कंप्रेस करा जाएगा, बीच वाला हिस्सा उठ जाएगा, इसी से क्या बनेंगे? फोल्ड बनेंगे। ठीक है। अब ये फोल्ड के अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहला है आपका सिमेट्रिकल फोल्ड। इसमें वलन जो होगा, जो फोल्ड होगा, वो दोनों भुजाओं का झुकाव इसमें समान होगा, और इसे सरल वलन या फिर सिंपल फोल्ड भी कहते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर सिंपली इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, बीच वाला पार्ट उठ गया, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सिमेट्रिकल फोल्ड। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर ये जो फोल्ड है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड का जो जुरा पर्वत है, जुरा माउंटेन है, वो इसका एक एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करें, अगला है यहाँ पर जो टाइप है फोल्ड का, इसमें असिमेट्रिकल फोल्ड की बात करेंगे। इसमें जो वलन है, जो फोल्ड है, इसकी दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल ये कैसे होंगे? असमान होंगे। अब यहाँ पर पिछला वाला जो था उसमें फोल्ड इस तरीके से बना था, तो इसमें दोनों भुजाओं को अगर हम बीच से देखें तो इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट एकदम सिमेट्रिकल था। बट इसमें क्या है? इसमें एक साइड ये इस तरीके से है, मतलब झुक गई है एक साइड, दोनों का साइड मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा भैया? असिमेट्रिकल फोल्ड कहलाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल है ब्रिटेन का जो दक्षिण पेनाइन पर्वत है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा जब एग्जामिनेशन टफ हो तो उस मोमेंट पर आपको ये जो सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, मोनोक्लिनल, ये इस तरीके अलग अलग आपको वहाँ पर दे दें, और उसके सामने जो है पर्वतों के एग्जाम्पल दे दें और आपसे कहें कि मैच कराइए। सो इसलिए ये वाले यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना तो देखिए ही। इसके बाद एक दिग्नत वलन की बात करें या फिर मोनोक्लिनल फोल्ड की बात करें, तो इसमें वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी और दूसरी जो क्षैतिज के लंबवत होती है। मतलब एक तो जो है वो क्षैतिज के लंबवत रहेगी और दूसरी जो है वो एकदम कैसी हो जाएगी? क्षैतिज के मतलब एक जो है वो क्षैतिज तल के लंबवत होती है और एक भुजा जो है वो खड़ी रहती है। तो इस तरीके का जब बनेगा तब ये क्या कहलाएगा? आपका एक दिग्नत वलन या फिर मोनोक्लिनल फोल्ड। इसके बाद आगे मूव ऑन करें। अच्छा, यहाँ पर देखिए और अलग अलग जो फोल्ड हैं उसके प्रकार हैं। अधिवलन की बात करें या फिर ओवर फोल्ड की बात करें, तो इसमें वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी ना रहकर कुछ आगे की ओर निकली हुई रहती है एवं तीव्र ढाल बनाती है, जबकि दूसरी भुजा जो अपेक्षाकृत लंबी होती है कम झुकी होने के कारण धीमी ढाल बनाती है। सो ये इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसका निर्माण तब होता है जब दबाव शक्ति एक दिशा में अधिक तीव्र होती है। उदाहरण क्या है? कश्मीर हिमालय का जो पीर पांजाल रेंज है वो क्या है? ओवरफोल्ड का एक एग्जाम्पल है।